ईरान एंड सऊदी अरेबिया टू रिन्यू टाइज आफ्टर 7-year रिफ्ट। और इस काम को करने में चाइना ने दलाली की है, यानी ब्रोकर्ड। तो मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया में जितने बड़े दुश्मन हों उनके बीच जो दोस्ती कराने में कामयाब हो जाए, यह दर्शाता है कि वो अपना वर्चस्व मनवा रहा है। आप सोचिए कि चीन ने ऐसा क्या किया होगा जिससे सऊदी और ईरान जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, उन्हें एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा कर दिया। इसका मतलब अमेरिका के लिए इससे बड़ी बेइज्जती अंतरराष्ट्रीय रूप से नहीं हो सकती। चलिए, तो इस पूरी पटकथा को आपसे डिस्कस करेंगे और इस पूरी कहानी को जब आपसे सुनाएंगे तो केवल आपसे गुजारिश इतनी सी रहेगी कि इस कहानी को थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। थोड़ी सी लंबी कहानी जरूर है ये, और ये लंबी कहानी है तो इसकी शुरुआत जो है ना वो आप सबके साथ मिलकर करनी है। काफी बढ़िया कहानी है। तस्वीरें देखते हैं और कुछ लोगों को पहचानते हैं। चलिए, आप इस व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं? उम्मीद है आप पहचान रहे होंगे। इस व्यक्ति का नाम है वांग वी। वांग वी याद है कौन है ये? ये कभी चीन का विदेश मंत्री हुआ करता था। आजकल ये विदेश मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने बड़े लोगों को एक साथ टेबल पर बिठा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये अगला शी जिनपिंग है। मतलब समझिए, शी जिनपिंग की भाई कभी ना कभी तो उसकी भी एज होगी, कभी ना कभी उसका भी कार्यकाल खत्म होगा। उस दौरान ये व्यक्ति अगला शी जिनपिंग बनेगा, क्योंकि ये विदेश मंत्री ना होते हुए भी इतने बड़े ऐतिहासिक एग्रीमेंट को कराने में कामयाब हुआ है। इसकी डिप्लोमेसी ही होगी। चलिए, अब इन तस्वीरों को समझते हैं। उससे पहले थोड़ी लोकेशन जान लेते हैं। साथियों, आपके सामने दुनिया का एक मैप रखा गया है। दुनिया के मैप को जब आप देखते हैं तो इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी समझ के बिना आज की कहानी अधूरी है। मैप आपको जानना जरूरी है और इस कहानी को समझाने के लिए मैं आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं। ध्यान से समझिए। देखिए साथियों, हमने आपको बात करनी है इस पर्टिकुलर क्षेत्र की। ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये गल्फ कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। गल्फ कंट्रीज क्यों कहलाती हैं? क्योंकि साथियों, ये वाली जो एक खाड़ी है ना यहां पे, इसको पर्शियन गल्फ के नाम से जाना जाता है। पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के इर्द गिर्द बसे हुए देश खाड़ी देश कहलाते हैं। ठीक है, इन खाड़ी देश के दो देश कौन कौन से? एक तरफ ईरान, एक तरफ सऊदी अरेबिया। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने अपनी अपनी विचारधारा चला रहे हैं। एक शिया चला रहा है, एक सुन्नी चला रहा है। दोनों एक दूसरे से विचारधारात्मक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, ये भी हो गया। इन दोनों को लड़ाने में आनंद किसको आता था? आनंद आता था अंकल सैम को, यूएस को। यूएस को आनंद क्यों आता था? क्योंकि इन देशों के पास दुनिया का अधिकतम तेल, यानी कि यह मानकर चलिए 60 से 70% दुनिया का जो तेल भंडार है वो इन देशों के पास है। ऐसी स्थिति में अमेरिका इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया को क्या सिखाया है? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो का लेसन किसने सिखाया? तो इन देशों ने। ये जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के देश, इन्हीं के घर वाले यहां जाकर और यहां जाकर बसे हुए हैं। इन्होंने दुनिया को क्या सिखाया? फूट डालो और राज करो। इसी स्थिति में अमेरिका इन दोनों के बीच में क्या कराता रहा? लड़ाइयां कराता रहा। उससे इसको क्या फायदा हुआ? देखिए, एक स्टेटमेंट मैं अक्सर दिया करता हूं, जब जब दुनिया में लड़ाई होगी अमेरिका की चांदी होगी। और अमेरिका इस बात के लिए जाना जाता है, लड़ाओ और अपने लिए अच्छा कमाओ। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जो स्थिति अमेरिका ने अपनाई है वो आज तक जारी है। आज मैं आपको सिपरी की रिपोर्ट भी पढ़ाऊंगा एक अन्य सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका ने रशिया यूक्रेन में युद्ध करा करके यूक्रेन को तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर बना दिया। साथ ही पूरे यूरोप ने जहां हथियार खरीदने बंद कर दिए थे, 45% हथियार खरीदने का इजाफा करवा दिया। जापान जैसा देश जो कभी वेपन नहीं खरीदता था, उसने 171% वेपन खरीदने में इजाफा कर दिया। साउथ कोरिया जो डेवलप समझता था, उसको 70% इजाफा वेपन खरीदवाने में कर दिया। यह सब काम अमेरिका ही कर सकता है, लेकिन अमेरिका की कूटनीति को चीन बहुत बेहतर तरीके से समझता है। मैं साथियों आपको एक बात समझाता हूं, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, क्या है दुनिया में जिस तरह का आज अपन युग जी रहे हैं, जिसमें हम लोकतंत्र की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब बातें करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, ये सारे कंसेप्ट अमेरिका के दुनिया को दिए हुए कंसेप्ट हैं। यानी कहीं ना कहीं से कोई कंसेप्ट निकल के आता है, तो दुनिया में 3 कंसेप्ट निकल करके आए जिनके आधार पर अमेरिका दुनिया को जज करता है। कौन कौन से? सबसे पहला लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, क्योंकि ये अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहता है।
भाई ये उस समय का डेमोक्रेटिक देश है जिस समय कोई भी देश डेमोक्रेसी नहीं जानता था। तो दुनिया को जो डेमोक्रेसी बेचता है वो देश अमेरिका, दुनिया को जो मानवाधिकार के आधार पर जज करता है, ह्यूमन राइट, मानव के अधिकारों के आधार पर जो जज करता है वो अमेरिका, और तीसरा दुनिया को एलपीजी रिफॉर्म के आधार पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के आधार पर जो जज करता है वो है अमेरिका। अब दुनिया में इस समय दो तरह की विचारधाराएं बन रही हैं। कौन कौन सी? अमेरिका इन आधार पर किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, अगर नहीं है तो पैसा नहीं दिया जाएगा, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, अगर कोई देश अपने यहां पर आर्थिक उन्नति मतलब नहीं करना चाहता है उसके साथ रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे। हां जी, ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी है या नहीं, ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका के ये जो तीनों कारनामे हैं इनके विरुद्ध चाइना चल रहा है। चाइना क्या चल रहा है? इनका जस्ट उलट कर दो। कैसे? चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या है? वहां पर सिंगल पार्टी शासन है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी सिस्टम, यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती है और उनके यहां कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जब अपोजिशन नहीं है तो लोकतंत्र की आप कहां कल्पना करेंगे? नंबर दूसरा, मानवाधिकार, दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे कुछ मित्र चाइना से पढ़ाई लिखाई कर करके आए हैं, उनसे जब चर्चा होती है मैं पूछता हूं उनसे कि भाई चाइना कैसा है, तो वो कहते हैं कि साहब आप पुलिस ही नहीं है। मैंने कहा पुलिस नहीं है मतलब? आपको रोड पे चौराहे पे कहीं पुलिस मिलेगी नहीं। मैंने कहा यार हमारे ना मिले तो कोई भी आदमी ट्रैफिक तोड़ता हुआ घूमे, लड़ाई झगड़े करता घूमे। बोले नहीं सर वहां पुलिस ही नहीं है। मैंने कहा बड़ी शांति है। बोले सर बहुत जबरदस्त शांति, बहुत प्यारा है। मैं कैसे? बोले सर अगर आपने कुछ भी किया, कुछ भी किया से मतलब ट्रैफिक तोड़ा या आपने हल्ला किया या आपने कहीं मारपीट की, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आधी रात को भी आपके घर पर पुलिस आएगी, आपको उठाएगी, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, चुपचाप लेके चली जाएगी। यानी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके घर से ही ले जाएगी। मैंने कहा डरा रहे हो कि बता रहे हो? बोले सर इसी कारण से वहां चुपचाप लोग चलते हैं, नो प्रोटेस्ट, नो रूल ब्रेकिंग, क्योंकि उन्हें पता है। मैंने कहा यार ये कैसे पता चलता है उन्हें? बोले सर हर जगह इतने कैमरे लगे हैं, हर जगह इतनी ज्यादा निगरानी रखी जाती है कि वो सारे काम अब बहुत उन्नत तकनीक से मॉनिटर किए जाते हैं। आपके मोबाइल एप्लीकेशन से, कैमरों से, आपके ऊपर सैटेलाइट की निगरानी से, खुफिया एजेंसी से, पूरी तरह से आपको रोड पर कुछ नहीं दिखेगा। मैंने कहा यार गजब बात है यार, तारीफ गजब कर दी हो। बोले हाँ सर। तो यहां पर दूसरी चीज क्या निकल के आई? मानवाधिकार। अब जैसे मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका क्या कहता है? किसी भी आदमी को अर्धरात्रि को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मानवाधिकार के बारे में उसको पहले लॉयर दिया जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी। इनके यहां कुछ भी नहीं है। उइगर मुस्लिम्स हुआ करते थे बेचारे यहां पे, है ना, उनको मतलब इस तरह से इसने पटक के रखा कि उनकी सारी सब कुछ मिटा दिया, उनकी मस्जिदें तोड़ दी, उनके जो धार्मिक पहचान सिंबल थे सब मोड़ करके अपनी जैसी आकृति में बना दिए, सबकी दाढ़ियां कटवा दी, सबके पहनावे बदलवा दिए, और ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर अमेरिका मर गया कि मानव अधिकारों का यहां उल्लंघन हो रहा है ना, हम जो हैं वही अच्छे हैं। तो यहां पर इसका मतलब नो ह्यूमन राइट। अब इसको समझना, ये असल में आज का सेशन जो है ना वो असल में ईरान अमेरिका की कहानी नहीं है, विचारधाराओं की कहानी है। आपको लग रहा है ईरान और सऊदी की कहानी सुना रहा हूं, नहीं, ये चीन वर्सेस अमेरिका की कहानी सुना रहा हूं। आपको इससे पता चलेगा कि खेला कहीं और हो रहा है। तो नो ह्यूमन राइट। तीसरी चीज ये कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कोई भी चीज हो उसको पूरी तरह से लिबरल कर दो। लिबरल का मतलब होता है नियमों में ढील दो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहां आने दो। जैसे आपके देश में यानी अपने इंडिया में गूगल आया हुआ है, फेसबुक आया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट आया हुआ है, बड़ी बड़ी एप्पल आया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं। अमेरिका इनको प्रचारित करता है कि दुनिया में एक दूसरे के साथ मेलजोल रखो। चाइना कहता है ऐसा कोई जरूरी नहीं। बोले क्या जरूरी है? बोले चाइना के अंदर कोई फेसबुक नहीं चलाएगा, चाइना के अंदर कोई यूट्यूब नहीं चलाएगा, चाइना के अंदर कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाएगा, चाइना अपना टिकटॉक रखता है, चाइना अपना बेडू रखता है, चाइना अपने ही वीचैट को रखता है, सब कुछ चाइना अपना रखता है। इसका मतलब दुनिया की कोई कंपनी अंदर नहीं आएगी, बाहर सब जाएंगी। यानी केवल डेवलपमेंट ही एक सूत्रीय एजेंडा है, विकास कार्य करना ही एक एजेंडा है। शशि थरूर जी का एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट है, शायद उन्होंने कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में कहीं पर की है, आप यूट्यूब पर देखिएगा, जिसमें वो एक चाइनीज अपने काउंटर पार्ट से डिस्कशन कर रहे हैं। बताते हैं कि हमारे यहां सड़क बनती है तो सबसे पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा खेत आ रहा है तो ये कंपनसेशन मिल जाएगा, प्रोटेस्ट हो रहा है तो सड़क को साइड से निकाला जाएगा। बोले तुम्हारे देश में केवल अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद कुछ पूछा नहीं जाता है कि यहां से जाएं नहीं जाएं, कुछ करें नहीं करें, यह जानकारी पूछी नहीं जाती है। हाँ भाई कुछ लोग बफरिंग कह रहे हैं, आया था क्या?
नेट चेंज करें क्या? क्या करें? आज तो YouTube में भी एरर कर रहा है ये। ऑल क्लियर? चलिए, तो फिलहाल के लिए हम विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस लड़ाई के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि ये जो विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे थे, इन लड़ाई में इसने तीसरी चीज जो दुनिया में बिठा दी, वो क्या थी कि केवल डेवलपमेंट होना चाहिए और कोई दुनिया को चीज नहीं चाहिए। डेवलपमेंट से क्या मतलब हुआ? बोले डेवलपमेंट से मतलब यह हुआ कि एनी कॉस्ट, आप चाहे कम दाम पर लोगों से काम करवाओ, चाहे आप ज्यादा घंटे काम करवाओ, चाहे आप सस्ते दाम पर सामान बेचो, लेकिन चाहिए तो केवल विकास चाहिए। तो इस काम को चीन ने तीसरी फिलॉसफी बना दिया, दैट इज डेवलपमेंट। बस अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए तो आपको चीन वर्सेस अमेरिका समझ में आ जाएगा। इधर देखते हैं आप, देखो बेटा, यहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए चीन पहुंचा ईरान और सऊदी के पास। बोले देखो, तुम दोनों को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। ईरान से कहा कि देखो, आपके देश में डेमोक्रेसी ऐसी तैसी डेमोक्रेसी। बोले क्यों? आपके यहां हिजाब पहनने वाली लड़कियों को गायब कर दिया जाता है, रातों रात गैस छोड़कर मार दिया जाता है। अपन दोनों की फीलिंग एक जैसी है, हमारे यहां पर भी जो खिलाफ बोलता है उसको निपटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अपन दोनों सेम विचारधारा शेयर करते हैं। बोले हां। तो बोले ऐसी स्थिति में जब हम सेम विचारधारा शेयर करते हैं तो बताओ ना दिक्कत क्या है? मिलकर काम करेंगे। बोले मिलकर कैसे काम करोगे? बोले मिलकर अपन ऐसा काम करेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपसे, हमारी तरफ से आकर के यह नहीं कहेगा कि आपने कुछ गलत किया है। बोले यार बहुत अच्छे आदमी हो आप तो। बोले क्या था ना, मैंने बहुत बढ़िया आदमी हम। बोले ठीक है। ईरान को इसने इस तरह से समझा दिया। बोले दूसरी चीज, आपसे कहा गया कि आपको ह्यूमन राइट की बात करनी है। बोले छोड़िए साहब, आपने जब यहां, आपके यहां सिंगल पार्टी सिस्टम हमारे यहां भी है, आपके यहां पर भी है, आपके यहां पर भी अपना ही धर्म के आधार पर सबसे बड़ा नेता होता है, हमारे यहां पर भी धर्म के आधार पर सबसे बड़ा नेता होता है। आपके यहां भी डेमोक्रेसी नहीं है, मेरे यहां भी डेमोक्रेसी नहीं है। बोले ठीक है। इसके साथ साथ रही बात ह्यूमन राइट की, बोले तुम रातों रात लोगों को गायब कर देते हो, हम भी गायब कर देते हैं, बराबर हैं। तीसरी बात अब डेवलपमेंट की। बोले तुम लोग जो है वो डेवलपमेंट की राह से उतर गए हो। क्यों उतर गए हो? क्योंकि तुमने इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में अमेरिका का हाथ पकड़ लिया। तो अमेरिका क्या करता था कि तुम लोगों को इन दोनों पॉइंट पर दबाता रहता था, कहता था ह्यूमन राइट लाओ, ह्यूमन राइट लाओ, तुमसे कहता था नई लोकतंत्र की बहाली करो, और तुम बेचारे इस कारण से सैंक्शंस झेलते रहते थे। चलो मैं तुम्हारी टेंशन दूर करता हूं। ईरान के साथ 25 साल का एग्रीमेंट कर लिया चीन ने वर्ष 2022 में। जब ईरान पूरी तरह क्राइसिस में चल रहा था, चीन ने उठ करके 25 साल का एग्रीमेंट टिका दिया। $800 बिलियन का तेल खरीदूंगा अगले 25 साल में, लोड मत ले। बोले यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब बारी आती है सऊदी की। सऊदी को बहुत बुरा लगा कि यार मैं तो पूरे टाइम अमेरिका के साथ बैठा, अमेरिका ने सऊदी के साथ खेला कर दिया, क्योंकि अमेरिका को लगता है मेरा सही ही सही है, दुनिया सब बकवास है। अमेरिका ने सही क्या टिकाया सऊदी के सामने? अमेरिका में जब ट्रंप हुआ करता था तो वो ट्रंप भाई साहब जो हैं वो सऊदी को थोड़ा सा सही तरीके से हैंडल करते थे। कैसे? वो बिन सलमान के ऊपर ज्यादा 3-2-5 नहीं करते थे। लेकिन यहां पर बाइडेन जब चुनाव में उतरे तो उन्होंने अपने मानवाधिकार के पहलू को ऊंचा रखने के लिए खशोगी की जो हत्या हुई थी उस पर यह कहा चुनाव के लिए लड़ते समय कि यदि मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं सऊदी के प्रिंस जो हैं, जो सलमान है, सलमान बिन जायद जो हैं, बोले उनको पनिशमेंट दिलवाऊंगा क्योंकि उन्होंने खशोगी की हत्या की, पत्रकार की हत्या की थी। ठीक है। इस बात से सऊदी नाराज चल रहा था और बाइडेन बन गए राष्ट्रपति। इन्होंने ऑटोमेटिक रूप से बाइडेन के साथ में तलखी बढ़ना तय था। इसका नतीजा क्या निकला? बोले यार तुम हमारे यहां मानवाधिकार के मामले में आंतरिक मसलों पर उल्लंघन कर रहे हो, अमेरिका के साथ तलखी।
डेमोक्रेसी सऊदी में भी नहीं है, सऊदी में भी राजतंत्र चलता है, यहां पर जो राजा चाहता है वही होता है, रातों रात लोगों को गायब कर दिया जाता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करना गुनाह है, महिला को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं तो महिलाएं समझती हैं कि हम तो पता नहीं जन्नत में आ गए, सारे के सारे कानून शरिया की तरीके से चलते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें कौन अट्रैक्ट करेगा? अमेरिका जो कि खुलेपन की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, या फिर चीन जो कहता है तुम्हें जैसे रहना है रहो, मेरे साथ रहने का फायदा यह है कि मैं तुम्हें अमेरिका से ज्यादा डेवलपमेंट दूंगा। बोले कैसे? बोले अमेरिका आज से लगभग 200 साल पहले से कह रहा है कि मैं डेमोक्रेसी हूं, डेमोक्रेसी हूं। बोले मैं तो आजाद ही 1949 के आसपास हुआ हूं, 70-75 साल के अंदर मैं अमेरिका के जस्ट सेकंड नंबर की इकोनॉमी बनकर खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में आने वाले टाइम में 2025 तक संभव है कि मैं अमेरिका को भी क्रॉस कर जाऊं। दैट मींस जिसके पास पैसा है उसी के पास नियम है। पैसा मेरे पास है, पैसा जब मेरे पास है दैट मींस ना मैंने लोकतंत्र माना, ना मैंने मानवाधिकार माना, मैंने सीधा डेवलपमेंट पर फोकस किया। बोले तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। सऊदी ने कहा बस आप जैसा आदमी चाहिए जो हमें खुद की तरह आगे ले जाए। जो 200 साल में अमेरिका जहां इतने लोगों को लगड़ा चढ़ाकर पहुंचा, आपने बिना लड़ा झगड़ाए अपने आप को इतनी बुलंदियों तक पहुंचा लिया। सऊदी ने जब शी जिनपिंग पहुंचे ना, आपको मैंने तस्वीर दिखाई है, आप यदि याद करिएगा पुराने सेशंस को, शी जिनपिंग के स्वागत में आप सोचिए शी जिनपिंग आ रहे हैं, फाइटर जेट्स शी जिनपिंग के विमान के आगे उड़ते हुए आ रहे हैं। मतलब इतना भव्य वेलकम आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं हुआ दुनिया में जैसा सऊदी ने शी जिनपिंग का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि यह अपने आप में एक मैसेज था अमेरिका के लिए कि हम विचारधारात्मक रूप से आपसे अलग होने जा रहे हैं। कैसे किया गया? शी जिनपिंग के स्वागत में जब उनका विमान आ रहा है, बड़े बड़े फाइटर जेट्स आगे वैसे चल रहे हैं जैसे फिल्मों में, मतलब हीरो के आगे 4-5 गाड़ियां चलती है, बिल्कुल वैसा माहौल फाइटर जेट्स का बना हुआ, नीचे गाड़ियों का काफिला और साहब ग्रैंड वेलकम पूरा सजा दिया गया सऊदी को जब शी जिनपिंग आए। तो ऐसी स्थिति में सऊदी ने पासा पलट लिया और वो पहुंच गया चाइना के पास। बोले सर मुझे डेवलपमेंट चाहिए। तो बोले चिंता मत करो, तुम्हारी कोई सी भी सिटी बन रही हो, चाहे तुम वो बिल्कुल चौकार आकार की संरचना बना रहे हो, चाहे तुम नियोम सिटी बना रहे हो, कुछ भी बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या चाहिए था? इन दोनों आधार पर बस चाइना ने इन दोनों से डिमांड ये की, बोले तुम लोग ये समझो कि तुम लोगों पर शासन करने के लिए अमेरिका करता क्या है। बोले सर बताइए। बोले वो तुम दोनों को झगड़ा करवाता है। झगड़ा करने से क्या होता है? बोले झगड़ा करने से तुम लोग वेपन्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। सऊदी को समझाया कि तुम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हो दुनिया में, इंडिया के बाद में। ऐसी स्थिति में तुम्हें ये वेपन खरीदवाता है। बोले हां सर। तो बोले ये जो वेपन खरीदना है ना, वो ईरान के चक्कर में तुम लोग खरीदते हो। ईरान बेचारा रशिया से खरीदता है। कुल मिलाकर जो डेवलपमेंट में पैसा लग सकता है वो तुम लोग वेपन में लगाते हो। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट होता ही नहीं है और अमेरिका जीत जाता है। बोले सबसे पहले तुम दोनों एक दूसरे से दुश्मनी खत्म करो। दुश्मनी खत्म करोगे, वेपन खरीदोगे ही नहीं, अमेरिका खुद ही मर जाएगा। अमेरिका को खुद की मौत कैसे मारा जाए? अगर ये दुनिया अमेरिका को मारना चाहे ना जान से, तो इसका तरीका केवल एक ही है कि सब लोग दुश्मन लोग मिलकर टेबल पर हाथ मिला लो। इंडिया पाकिस्तान मिला ले, इंडिया चीन मिला ले, अर्मेनिया अजरबैजान मिला ले, ताइवान चाइना मिला ले, हाथ मिला ले कि स्टेटस क्वो जहां है हम वहीं, हम लड़ेंगे नहीं। बस भाई साहब मर जाएगा, पॉइजन खा लेगा कि मुझे मर जाना ही बेहतर है। क्योंकि आपको मालूम हो कि रशिया यूक्रेन वॉर करा के अमेरिका ने दुनिया में जो हथियारों की बिक्री की है, जो यूरोप वेपन खरीदना बंद कर दिया था, वो 45% ज्यादा हथियार खरीद लिया एक साल के अंदर। यूक्रेन जैसा देश जिसको कोई काउंट नहीं करता था, वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया। विचार करिए, जापान, साउथ कोरिया जो हमेशा शरण में रहते थे, इतना भयंकर वेपन खरीद लिए। बोले इसको मारना है, सेल्फ इस तरह से मारो। चाइना की यह बात समझा दी गई इन दोनों लोगों को और बिठा करके हाथ मिलवा दिए गए। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गया पूरा खेला। यह विचारधारा की लड़ाई है। इस बात को कहीं आप भी जाएं, किसी को समझाएंगे तो आपको समझ में, उसको भी समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं इन दोनों के अलावा रिसेंट डेज में, क्योंकि मैंने आपको मूल भाव बता दिया। अब मूल भाव के बाद में इन दोनों को लड़ाया कैसे जाता है वो भी जान लो, हालांकि वो भी अपने आप में एक कहानी है, उसमें भी अमेरिका का रोल है। तो अब आपको विचारधारा की बातें समझ में आ गई, जीत कौन गया ये समझ में आ गया। अब मैं जल्दी से आपको यह भी बता देता हूं इन दोनों को लड़ाया कैसे जाता है, लड़ाता अमेरिका कैसे है वो समझो। अब थोड़ा एक मैप की और जरूरत पड़ेगी, मैं आपको दूसरे मैप पर लेकर चलता हूं। बाकी तो सब सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है जो ये बताने का काम कर रहे हैं कि हुआ क्या है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये तस्वीर जिसका मायना ये है, एक तरफ सऊदी के लोग, एक तरफ ईरान के लोग और एक तरफ चाइना, सब टेबल पर बैठ करके खुश होकर के काम कर रहे हैं। नया अध्याय शुरू हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक मैप और लेकर चलता हूं, इन दोनों को अमेरिका लड़ाता कैसे था। अब देखो इन दोनों को कैसे लड़ाता था। साथियों ये दोनों चीजें लड़ने के लिए तैयार कैसे होती थी। देखो पूरे मुस्लिम देश हैं ये, कौन से, ये जितने भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। अच्छा, इन मुस्लिम राष्ट्रों में परेशानी क्या चलती है साहब, ईरान जो है वो शिया देश है और ये सुन्नी देश है। अब होता क्या है, शिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे को जब लड़ते हैं तो लड़ने के लिए कारण ढूंढते हैं, आपस में लड़ने की जगह कहीं और मोर्चा ढूंढते हैं। अमेरिका ने क्या चाल चली मैं आपको वो बताता हूं। देखो ये जो देश दिख रहा है आपको जिसका नाम इराक है, इराक को अगर आप जानते हैं तो इराक के अंदर सद्दाम हुसैन नाम का एक प्राणी हुआ करता था, अगर आप जानते हो तो। सद्दाम हुसैन, ध्यान है। अच्छा, सद्दाम हुसैन जो था वो यहां पर कई दिनों तक शासन किया था इराक में। सद्दाम हुसैन सुन्नी था और इराक के अंदर जो मेजॉरिटी आबादी है 55% के आसपास जो आबादी है वो आबादी यहां पर शिया है। अब ध्यान से सुनना, अमेरिका क्या ढूंढता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप जितना समझ जाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जैसे इंडिया में क्या करता है, वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़वाता है, इंडिया पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम लड़वाता है, जब मुस्लिम ही मुस्लिम है वहां शिया सुन्नी लड़वाता है। आप सोचो कि वो एक देश के अंदर के विचारधारा के लोगों को भी लड़वा देता है। भाई एक तरह से इंडिया को बदनाम कैसे किया गया है, इंडिया में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। अरे जहां हिंदू मुस्लिम है ही नहीं वहां किस चीज के दंगे हो रहे हैं, शिया सुन्नी दंगे हो रहे हैं। और बोले जहां शिया ही शिया है वहां क्या से दंगे हो रहे हैं, बोले वहां पर बोले हिजाब का दंगा करा, दंगे दंगे होते हैं। बोले अच्छा साहब आगे आ जाइए, पैसे आने शुरू हो गए भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब पैसे भेजने वालों को, सुपर थैंक्स में। अच्छा आगे की बात सुनते हैं। तो इन दोनों को लड़ाया कैसे, इराक जो था उसके अंदर बहुत जबरदस्त तेल था। आज भी इंडिया में कई ट्रकों की टंकी पर लिखा हुआ है इराक का पानी पी मेरी रानी, अपने देखिएगा आपको मिल जाएगा। इराक से ना इधर से होकर के तेल के लिए पर्शियन गल्फ से होकर इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा तेल आता है, ठीक है। अमेरिका की नजर उसके तेल के कुओं पर थी। इराक देखिए, अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है, कोई भी देश शांति से रहे अमेरिका समझता है कि यार गरीब हो जाएंगे हम तो ऐसी स्थिति में क्या करें, इनको लड़ाते हैं। 35 साल तक, लगभग 35 साल तक मतलब इराक खूब खुशहाली की जिंदगी जी रहा था। जैसे आज आप सऊदी अरब या फिर यूएई को देखते हैं ना, मतलब खूब पैसे वाला देश, कुवैत बहरीन इनको देखते हैं, ऐसे इराक भी एक खूब समृद्ध देश हुआ करता था सद्दाम हुसैन के शासनकाल में, और उसको अमेरिका का खूब समर्थन था, अमेरिका ने उसको खूब वेपन बेचे। लेकिन सद्दाम को जब कोई दुश्मन ही दिखना शुरू नहीं हुआ तो अमेरिका ने कहा यार इसको ना मतलब वेपन बेचे कैसे, उसको थोड़ा मोटिवेट किया कि देख तेरे पास वेपन होंगे ना तो तू अपने पड़ोसी देशों पर जाकर आक्रमण कर पाएगा, जा तू कुवैत पर हमला कर। सऊदी ने वो इराक ने कर भी दिया। उसको बचाने के लिए अमेरिका वापस मुख्य भूमि में आ गया और कुवैत को वेपन बेच दिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी जब टॉप 5 वेपन खरीदने वालों के देश देखते हो ना उसमें कुवैत का नाम निकल कर आता है। चलिए खैर ये बात भी ठीक है। बोले यार इससे तो ज्यादा मजा नहीं आया, जिंदगी भर के लिए क्या करें, बोले जिंदगी भर के लिए इनको अंदर से तोड़ो। बोले कैसे तोड़ते हैं, बोले इराक में शासन, बोले सद्दाम हुसैन, जाति से क्या, बोले सुन्नी, मेजॉरिटी क्या, बोले शिया। बोले एक काम करो सत्ता परिवर्तित कर दो। बोले कैसे, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को मार दो। क्या कह के मारो कि उसने कुवैत पर हमला किया, दुनिया बेचारी चुपचाप देख रही है। अच्छा सद्दाम हुसैन पर हमला हो गया, इराक पर अमेरिकी हमले चल रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, सब तस्वीरें देख रहे हैं। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने जेल में डाल दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, सद्दाम हुसैन रो रहा है, सद्दाम हुसैन मर गया। लो जी साहब, अमेरिका की वाहवाही, देखा घुस कर मारा है। बोले अच्छा साहब, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहां पर शियाओं को सत्ता दे दी गई, किसमें, इराक के अंदर। यह चल रही है घटना 2003 से 6 के आसपास की बातें चल रही हैं, 2003 से 6 के बीच की। यहां पर कौन खुश हो गया, खुश हुआ ईरान।
क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेजॉरिटी लोग थे शिया, उनको क्या मिल गई? सत्ता मिल गई। दुखी कौन हुआ? सऊदी। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि भाई सुन्नियों की सरकार चली गई। कोई बात नहीं, दोनों को मिल गया मुद्दा लड़ने का। बोले हाँ मिल गया। अब क्या होता है? अब यहां पर इराक के अंदर और सीरिया के अंदर, अब देखिए सीरिया में बशर अल असद जो कि शिया हैं, उनकी सरकार, इराक में भी शियाओं की सरकार, यहां पर लेकिन दोनों जगह सुन्नी भी हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ईरान सरकार इराक में शिया, सरकार सीरिया के अंदर शिया, तो शियाओं की सरकारें आ गई, सुन्नियों के लोग भी आ गए, भिड़ने का बेहतरीन मजा आ गया। इसी कारण से इन दोनों देश के लोगों ने, जो सुन्नी थे, उन्होंने मिलकर एक आतंकी संगठन को समर्थन देना शुरू कर दिया। बगदादी के नेतृत्व में एक संगठन बनना शुरू हुआ जिसका नाम था आइसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये रहा इराक, ये रहा सीरिया। यहां के सुन्नियों ने कहा कि हम यहां रहते हैं, हमारी सरकार नहीं, हम यहां रहते हैं, हमारी सरकार नहीं, हम दोनों जगह से एक जगह अपनी बना लेते हैं। इन दोनों के अंदर से कॉमन पॉइंट जहां सुन्नी मेजॉरिटी में हो, वहां हम अपना शासन बना लें। इसी को नाम दिया गया आइसिस। आइसिस जिसको आतंकी संगठन डिक्लेयर किया गया, क्यों? क्योंकि वो अमेरिका विरोधी था। अमेरिका विरोधी क्यों था? अब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारों को हटाकर माफी, इराक के अंदर सरकार शियाओं की बनवाई थी। हाँ जी, इन दोनों देशों के अंदर बात समझ में आ गई। तो बोले ठीक है, तो इधर हो गया आइसिस, इधर ये दोनों लोग आपस में फूट फूट करके मर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि यार हम तो लड़ेंगे। अब यहां बन गया आइसिस आतंकवादी संगठन। अब कॉमन सेंस यूज करो, आइसिस को कौन अपना दुश्मन मानेगा? अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो सुन्नियों का संगठन है, सुन्नियों का संगठन है, तो अमेरिका उसको मरवाना चाहेगा। कॉमन सेंस यूज करो, उसको समर्थन किसका मिलेगा? सऊदी का। सऊदी का समर्थन मिलना शुरू हुआ आइसिस को कि तुम लोग काम करो। इसी बीच में निकलकर ये सारे आतंकी संगठन बने कैसे? अमेरिका की देन क्यों है? ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। इधर उन दिनों सऊदी अरब के अंदर रह रहा था ओसामा बिन लादेन, अलकायदा वाला था। उसे लगा कि यार अमेरिका ने सुन्नियों के साथ ज्यादती कर दी, तो उसने कहा आइसिस वालों तुम तो खुद से अपनी लड़ाई लड़ो अमेरिका के खिलाफ, मेरा दुश्मन अमेरिका है। भाई साहब, इस आधार पर अलकायदा बन गया। अलकायदा बनकर के अफगानिस्तान नामक देश में जाकर अपना ठिकाना बना लिया कि भाई यहां से पढ़ लिख कर मैं आऊंगा और यहां जाकर के रहना शुरू। बोले तुम लोग यहां संभालो, मैं यहां जाता हूं। क्यों? क्योंकि ईरान अपना दुश्मन है, सुन्नी अपन है, बैठकर यहां शासन करेंगे। अलकायदा पहुंच गया यहां। अब अलकायदा सुन्नी, आइसिस सुन्नी, दोनों किसको दुश्मन मान लिए? अमेरिका को। टेक्निकली फीलिंग क्या आ रही है अब तक आपको? यार इसका मतलब अमेरिका और ईरान की अच्छी बन रही है इस समय पर। हां, लग तो यही रहा है, लेकिन अमेरिका कभी खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिका मानता है कि ईरान में लोकतंत्र नहीं है। ईरान में लोकतंत्र नहीं है तो हम समर्थन कैसे कर दें? ऐसी स्थिति में कुछ अंदर बाहर का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपको याद हो तो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का जो साइन किया गया था, वो बाइडेन के जो प्रिकर्सर थे, प्रिकर्सर कौन? ओबामा, जो इनसे पहले थे इन्हीं के पार्टी के नेता, उन्होंने इनके साथ न्यूक्लियर डील करी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम न्यूक्लियर कैपेबल बनाएंगे। ठीक है साहब। इधर आइसिस के खात्मे को समझने के लिए अमेरिका को समझ में आया कि यार हमने अलकायदा खड़ा कर दिया और आइसिस खड़ा कर दिया, अब क्या करें? बोले इनको मारो। अब इनको मारने का तरीका क्या है? देखो इन दोनों ने बहुत समझदारी कर क्या रखी है। अमेरिका बैठा है एकदम समुंदर के बीचों बीच, उस तक तो कोई पहुंचता नहीं है, अपन सब लोग बॉर्डर बॉर्डर खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका फिर आता है, इधर अफगानिस्तान को बर्बाद करता है और इधर आइसिस को बर्बाद करता है, दे गोले फेंक फेंक के, दे गोले फेंक फेंक कर। ऐसी स्थिति में ये दोष और ज्यादा वेपन खरीदते हैं। अमेरिका की बढ़िया चांदी कुट रही थी साहब। ये बात समझ में आते आते पूरी तरह बर्बाद हो गया इराक और पूरी तरह बर्बाद हो गया सीरिया। वो इराक जो कभी समृद्ध देश हुआ करता था, अमेरिकी गोलीबारी के अंदर पूरी तरह से खत्म।
बर्बाद। आज यहां की हालत बहुत नासूर है, मतलब बड़ी भव्य भव्य इमारतें, झूलते हुए महल हुआ करते थे कभी इराक के अंदर, वो अब कुछ नहीं है, सब खत्म। ठीक है, अच्छा, ये सब कुछ अमेरिका ने मिटा दिया धर्म के आधार पर। अब गणित समझ में ये नहीं आए इन दोनों का क्या करें, क्यों अमेरिका ने इनको मिटा दिया, अब लड़ने के लिए कोई बचा नहीं। अमेरिका ने सोचा मैं अफगानिस्तान को मिटा दूंगा, यहां पर अलकायदा को मिटा दिया, 20 साल तक गोलीबारी खर्च करी, लेकिन फिर कोई खरीदार नहीं मिला। बोले इन दोनों को भिड़ाओ, अब किनको, सऊदी अरब और ईरान को भिड़ाओ। बोले कैसे भिड़ाएं, 2016 की बात है। 2016 में क्या होता है, सऊदी अरब जो है वो ईरान के एक धर्म गुरु को, जो कि शिया था, उसको फांसी चढ़ा देता है। फांसी चढ़ा देता है इस आधार पर कि वो जासूसी कर रहा था। कहां पर, सऊदी में। इस बात पर इतना ज्यादा फसाद होता है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स, सऊदी की जो एम्बेसी बनी हुई थी, सऊदी की एम्बेसी ईरान में, वहां जाकर दंगा कर देते हैं। दंगे से मतलब क्या हुआ, वहां जाकर के उनकी एम्बेसी के अंदर हमला कर देते हैं। इस बात से सऊदी और ईरान के बीच 2016 में भयंकर तरीके से रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते खराब कि दोनों ही देश अपनी अपनी एम्बेसी बंद कर देते हैं। अमेरिका ने कहा आहा, परमानंद की प्राप्ति हो गई, दोनों को अब आमने सामने बिठा दिया, बाकी लोग साइड में हटो, आपस में एक दूसरे को बिठा दिया। 2016 के बाद सऊदी को भड़का भड़का कर अमेरिका ने, देखो अब तक सुन्नियों को मार रहा था अमेरिका, अब सऊदी के साथ खड़ा हो गया। सऊदी से कहता है कि सुनो मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो ईरान को निपटाएंगे। अब पहले इसको बचाया, अब इसको बचाएंगे, क्योंकि दोनों को बराबर, जैसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के केस में क्या होता था, पहले पाकिस्तान को खूब मदद करी, कईयों साल तक मदद करी, अब पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अब वो इंडिया के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। इंडिया वालों तुम तेल खरीदो, इंडिया वालों तुम बढ़िया आगे बढ़ो, तुम चीन से लड़ो लेकिन तुम लोग आगे, ठीक है ना। हम समझते हैं यार अमेरिका हमारा मित्र है, ये कोई मित्र नहीं है, व्यापारी लोग हैं ये व्यापारी लोग अपना मुनाफा चाहते हैं। इनका मुनाफा समझ में बहुत दिन बाद आता है, शुरुआत में तो आपको फील गुड सा हो रहा होता है अंदर ही अंदर, जैसे घाव को कुरेचने में आनंद आता है ना, बिल्कुल ऐसी चीज यहां पर आ रही होती है। अच्छा, अब सऊदी के केस में फिर क्या हुआ, सऊदी के केस में अमेरिका जब यहां पर दंगा भड़का रहा था, इनको पैसा दे रहा था कि तुम तो वेपन खरीदो यार, तुमको मैं ऐसे ऐसे वेपन दूंगा, एक मार दिया ईरान खत्म, बिल्कुल जैसे मैंने सऊदी इराक और सीरिया को खत्म किया, तुम तो खरीदो। आपको जान के आश्चर्य होगा, सऊदी सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन का इस समय पर, और उसको बेचने वालों में सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है, अमेरिका। दुनिया के 40% हथियार जो बिकते हैं उनको बेचने वाला कौन है, अमेरिका। यह रिपोर्ट सिपरी की है, आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। समझ में आ गया। 2016 के बाद में अब ईरान को भड़काने का तरीका क्या, बोले ईरान के जो शिया तुम्हारे यहां रहते हैं उनको पकड़ो, जासूसी के जुल्म में उनको मृत्युदंड दे दो। भाई साहब इन्होंने फिर कुछ शिया पकड़े 13-14, उनको लिया और फांसी दे दी। इससे तो भाई साहब ईरान इतना नाराज हुआ कि यार मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने जो है ना मेरे साथ में गुस्ताखी की है। अब ईरान ने चाल चलना शुरू किया, बोले ऐसे थोड़ी रह जाएंगे, मतलब तुम कुछ भी कर लोगे। अच्छा साहब, अब क्या आते हैं, दुनिया में एक जगह हूतिये पाए जाते हैं। हूतिये कहां पाए जाते हैं, यमन के अंदर। ये रहा यमन। यमन में हूतिये और हदिये ये आपस में लड़ते हैं, दो जातियां हैं यहां पे भी धर्म के आधार पर दो कम्युनिटी हैं, दो समुदाय हैं, एक है हूती और एक है हदी। हदी जो है हदी को समर्थन है सऊदी का, और हूती जो है ना, हूती उनको समर्थन है ईरान का। हूती जो है वो शिया हैं और हदी जो है वो सुन्नी हैं। अच्छा, अब देखो क्या समझदारी करी ईरान ने यहां से निकलकर हूतियों को, हूतिये यहां पर रहते हैं इस जगह, यहां की राजधानी है सना। तो यहां पर हुआ क्या कि ईरान ने हूतियों से कहा कि तुम लोगों को सरकार में हिस्सा नहीं मिला हुआ ना, बोले नहीं। तो बोले सुनो हूतियों, तुम अपने साथ में बम गोले लो मुझसे। तो ईरान ने जो है ना इन हूतियों को क्या दे दिए, बम गोले दे दिए, और ये बम गोले बरसाने लगे सऊदी अरब पर। अब देखो आतंकी हमले होने लगे सऊदी अरब पर 2016 के बाद में। इतने हमले हुए कि यहां पर सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल निकालने की कंपनी है, सऊदी अरामको के जो जहां पे रिफाइनरी है उस तक पर इन हूतियों ने वो चला दिए, मिसाइल चला दिए। अब अमेरिका को आनंद आ गया,
बोले वाह मिल गए हूती है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने सऊदी को प्रमाण दिए निकाल कर, देखो तुम्हारे ऊपर हूती मिसाइल चला रहे हैं। भाई साहब इस बात से सऊदी को खुन्नस आ गई और मिसाइल चला रहे हैं, और वो जो मिसाइल है ना वो ईरान, मेड इन ईरान है। भाई साहब इन दोनों के बीच और कट्टरता आ गई। कब की बात चल रही है ये? 2016 से 2023 के बीच की चल रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2016 से 2023 के बीच की कहानी सुना रहा हूं, जो 7 साल के कट्टर रिश्ते थे उनकी। तो भाई साहब यहां के हूती चूंकि ईरान की मिसाइल छोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है सऊदी आकर के हदियों के पास आ गया। बोले हदियों? बोले हां बताओ। बोले तुम लोग जो है ना वो हूतियों से लड़ो। अब यहां पर हूती और हदिये दोनों लड़ रहे हैं। दोनों को लड़ा कौन रहा है? सऊदी अरब और ईरान, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर आईसिस और सरकार लड़ रही थी। कुल मिलाकर बात समझ में आई, इन दोनों में पैसे वाले देश यही थे और इन्हें बर्बाद करने के लिए अमेरिका किसी को एविडेंस दे दे। जैसे आज मान लो आपको मुझसे लड़ाना हो या अपने परिवार के अंदर किसी को लड़ाना हो, मैं आपको आकर बस बोल जाऊं आपके बारे में ये कह रहा था, बोले मैं नहीं मानता, ये लो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वहां सुना दी, आप फनफना गए, आपने 2 गालियां निकाल दी, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, वहां जाके सुना दी, आपके बारे में ये कह रहा था, आप फिर फनफना गए, अभी रहे मैं उसके खिलाफ ये काम करता हूं, आपने फिर कोई एक्शन ले लिया, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। भाई साहब मंथरा हो गया ये अमेरिका, और इनको इतना भिड़ाया। चीन इस बात को बैठा बैठा देख रहा था और खूब तरक्की कर रहा था, और जब खूब तरक्की कर रहा था उस तरक्की में वो इस बार सामने आकर बैठ गया। किसके? सऊदी के। बोले सऊदी समझ तू पहले, तू हदियों के चक्कर में और वो हूतियों के चक्कर में है, तुम दोनों लोग समझो पहले कि तुम लोगों को लड़ा के असली फायदा किसका हो रहा है। बोले किसका? बोले अमेरिका का। बोले तुम लोग खामखा पिल रहे हो यार, तुम लड़ाई झगड़ा बंद करो एकदम, शिया सुन्नी कर लेना, तुम तुम्हारा बनाओ, तुम तुम्हारा बनाओ, ये बाद में लड़ लेना, पहले एक को हराओ जो तुम्हारा कॉमन शत्रु है। बोले क्या प्रमाण है कि वो हमारा शत्रु है? तो अमेरिका के बोले देख तेरे खिलाफ, अमेरिका तेरे खिलाफ सैंक्शन की तैयारी करता है। ईरान तेरे को बर्बाद करने के लिए दुनिया में 2nd हाईएस्ट सैंक्शन तुझ पर लगे हैं आफ्टर रशिया। तेरे लिए अलग से कानून पारित कर रखे हैं, काटसा जैसे एक्ट तेरे ऊपर लगे हुए हैं। कुछ समझ रहा है? ईरान और सऊदी को बढ़िया से समझ में आ गया। फिर क्या था? दोनों में हाथ मिलना ही था। उम्मीद है आपको संपूर्ण विश्लेषण बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी बातें बोली है ना वो विद एविडेंस आपको लिख कर दी हैं। समझाने का तरीका मेरा है, कहानी पूरी तरीके से, कब स्पाइंग हुई, कब यमन में हमले हुए, क्या हुआ, सारी कहानी, कौन हूती हैं, कौन हदी हैं, सब ईरान में क्या हुआ, यहूदी में क्या हुआ, सब मैंने यहां पर लिखकर आपको सीक्वेंस के साथ बताया है। सारी बातें क्लियर से, कहां कहां आतंकी हमले हुए, कैसे कैसे हुए, सब मैंने आपको बताया। कहानी की प्रस्तुति मैंने अपनी तरफ से कर दी है। ठीक है, फिलहाल हो क्या गया है? फिलहाल के लिए दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए हैं। इससे होगा क्या भाई? देखिए 2 तरह की बातें हैं। अमेरिका को तो निश्चित ही नुकसान होगा, दुनिया में शांति आएगी। हम तो अपनी बात करेंगे, इंडिया का क्या होगा? देखिए इंडिया के दोनों ही देशों से अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी से भी अच्छे रिश्ते हैं और हमारे ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं। हमें कोई नुकसान नहीं है, ना हमें कोई फायदा है दोनों के साथ आने से। हां, चीन को अगर व्यापारिक लाभ होंगे तो हमें थोड़ी चिंता इस बात की रहेगी, और वो सकारात्मक कंपटीशन है हमारा चीन के साथ। हम कोई उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम उसके साथ अभी कोई हेजेमनी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि तू आगे और हम पीछे, तुम भी ग्रो करो हम भी ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया को यहां से आगे, अगर यहां पर गल्फ में शांति होगी तो इंडिया को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। फिलहाल के लिए ऑब्जर्वेशन यही है। ठीक है, इनसे पूछा जा रहा है So look, as it relates to Iran and Saudi Arabia, we are aware of the reports and would certainly refer you to the Saudis as they are clearly. Did the president just misheard the question? I'm still confused with your. I mean, there's no confusion. I just laid out how we feel about the de-escalating tensions in the Middle East. क्या गजब बेइज्जती हुई है। दोबारा से देखना, बाइडेन से पूछा पत्रकारों ने कि सर जो सऊदी और ईरान के बीच हुआ है वो कैसा लगेगा? तो बोलता है इजराइल और अरब के बीच में जो भी है वो बहुत अच्छा है। तो पत्रकार ने कहा बाइडेन की सुनने में दिक्कत है क्या? हम कुछ बोल रहे थे वो सुन नहीं पाए। तो फिर इससे पूछा पत्रकार से कि बताइए ईरान और सऊदी के बीच कुछ हुआ है उस पर बोलेंगे क्या? तो वो अटक रही है, मैं बताऊंगी, रुकिए रुकिए, दोबारा सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखो।
नीचे पढ़ो, सऊदी अरेबिया और ईरान के बारे में, रीस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक के बारे में। अब देखो ये बोल क्या रहा है, बेटर रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड अरब नेबर्स, द बेटर फॉर एवरीबडी। So look, as it relates to फिर इससे पूछा, we are aware of the reports and would certainly refer you to the Saudis as they are clearly. Did the president just did the president misheard the question? I'm still confused with your, I mean there is not just I led how we feel about the de-escalation tension in the Middle East. Neighbor country, but it's not party to this new arrangement. Did the president just mishear the question? Did you get a chance? I have to be very honest, I didn't hear a question that was posed to him and I didn't hear how he answered it, so I would need to hear it for myself before I can give you अमेरिका की खींच ली लोगों ने, बोले भाई सुनो एक बात बताओ, वो तुम्हारा बाइडेनवा जो है वो हमने सवाल पूछा जवाब नहीं दिया, वो कुछ और जवाब दे गया। पत्रकार ने कहा मैडम आपसे पूछा, बोले नहीं नहीं हमने कुछ गलत नहीं सुना। तो फिर यहाँ पर इजराइल का नाम क्यों ले रहे हो, यहाँ पे इजराइल तो है ही नहीं, पार्टी नहीं है इजराइल तो बोले नहीं नहीं तो मैं उनकी गारंटी थोड़ी, बोले प्रेस से तो हमारी थोड़ी, बताओ आंसर क्या है। पत्रकार पीछे पड़ गए इनके, बोले मैं मेरी गारंटी दे सकती हूँ, मैं उनके बारे में थोड़ी कह सकती हूँ। गजब भाई साहब बेइज्जती हो गई है, मतलब घनघोर बेइज्जती अमेरिका की है। ठीक है, उम्मीद है आप संपूर्ण विश्लेषण बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। बाकी एप्लीकेशन पर पेड कोर्स सेक्शन में हमारी क्लासेस उपलब्ध हैं। हमारे जो संडे को टेस्ट हुए थे उसके विनर्स आपके साथ में हैं, जिन्हें हम एक बढ़िया सी टी शर्ट छपवा कर उनके घरों तक भिजवा रहे हैं। हमारे इस प्रकार के टेस्ट इस एप्लीकेशन पर हर सप्ताह होंगे, संडे के दिन आपके ये टेस्ट आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी मेरे साथी पढ़ना चाहते हैं उनकी कोर्सेज क्लासेस इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की बोर्ड के थ्रू डिजिटल बोर्ड से लाइव ली जाएंगी, डिजिटल बोर्ड पर होंगी। जो भी क्लासेस हो गई वो आपकी लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी उपलब्ध रहेंगी। आपके जो प्रमुख डाउट रहते हैं कि सर कोर्स में नोट्स मिलेंगे या नहीं, बिल्कुल पीडीएफ आपको दी जाएगी, लाइव रिकॉर्डिंग एक साथ दी जाएगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी और पूरी तरह कोर्स बाइलैंग्वेज उपलब्ध रहेगा। ठीक है, चलिए साहब फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।